पूरी जिंदगी काम करते हैं, हर महीने कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन असली सवाल रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है। क्या हमारी इनकम तब भी सुरक्षित रहेगी? क्योंकि रिटायरमेंट सिक्योरिटी केवल बुढ़ापे की जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूत वेलफेयर स्टेट की पहचान भी है। इस प्रस्ताव के तहत ईपीएफ वेल्थ सीलिंग को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 पर मंथ करने की बात है। इसके परिणाम स्वरूप संभावित ईपीएस पेंशन 7,500 से बढ़कर के 12,500 तक हो सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि 25,000 की नई सीलिंग अभी प्रस्तावित यानी अप्रूवल प्रोसेस में है। इसे लागू हुआ बदलाव नहीं माना जाना चाहिए। अब हम सबसे पहले समाचार को समझते हैं। अभी ईपीएफ वेस्ट सीलिंग 15,000 पर मंथ है, जिसे 25,000 वेस्ट सीलिंग का करने की कोशिश की जा रही है, यानी प्रस्ताव पारित किया गया है। संभावित ईपीएस पेंशन 7,500 से बढ़कर के 12,500 हो सकती है, लेकिन इसका जो विशेष प्रभाव है वो नए और भविष्य के कर्मचारियों पर पड़ सकता है। बात अगर ईपीएस पेंशन में बदलाव की करें तो क्या बड़ा बदलाव हुआ है? अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो ईपीएफ वेस्ट सीलिंग 15,000 से बढ़कर के 25,000 तक हो सकती है। इससे ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का सैलरी बेस बढ़ेगा और संभावित पेंशन 12,500 तक पहुंच सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइड कराना। लेकिन फिर भी ध्यान रखना जरूरी है कि अभी भी ये अप्रूवल प्रोसेस में है, पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है, यानी प्रस्तावित नहीं किया गया है इसे। ये अभी प्रपोज्ड चेंज है, इम्प्लीमेंटेड चेंज नहीं है। बात करें अगर ईपीएस की, तो ईपीएस क्या है? ईपीएस का पूरा नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यह ईपीएफओ की सोशल सिक्योरिटी व्यवस्था का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराना। सामान्यतः ये 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस एलिजिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से पेंशन फंड बनता है, यानी इसमें जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर की सैलरी से कंट्रीब्यूट होता है, उससे ये पेंशन बनती है। इसका पूरा उद्देश्य होता है कि बुढ़ापे में आय की सुरक्षा। अगर हम डिफरेंस को समझें ईपीएफ और ईपीएस में, तो ये एक ही कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन के दो रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, यानी ये एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि बात अगर हम ईपीएफ की करें, तो ईपीएफ जो होता है वो कर्मचारी और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से रिटायरमेंट के कॉर्पस यानी रिटायरमेंट फंड बनाता है, जबकि ईपीएस जो होता है वो इसका उद्देश्य होता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी एम्प्लॉय को मंथली पेंशन उपलब्ध कराना। अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ईपीएफ यानी कि रिटायरमेंट कॉर्पस और ईपीएस यानी कि मंथली पेंशन। वर्तमान की व्यवस्था को समझते हैं। अभी वेस्ट सीलिंग जो है वो 15,000 है। ईपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए 8.33% का प्रावधान महत्वपूर्ण है। पेंशन कैलकुलेशन में सीलिंग का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, यानी सीलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसको हम उदाहरण के तौर पर समझें तो 35 इयर्स ऑफ सर्विस पीरियड पर 15,000 का वेस्ट सीलिंग, 35 इयर्स वेस्ट वो सर्विस पीरियड और 70, इन तीनों को सॉल्व करने पे 7,500 आता है। यानी ये जो 7,500 की कैलकुलेशन सामने आती है,
यही ईपीएफओ के अनुसार यही मौजूदा फॉर्मूला है। पेंशन कैलकुलेट कैसे होती है, तो इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पेंशन कैलकुलेशन के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला है सैलरी बेस, जबकि दूसरा है सर्विस ईयर। यही दोनों मिलाकर के पेंशन बनाती हैं। अगर सैलरी बेस ज्यादा रहता है और क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड ज्यादा रहता है तो पेंशन ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सीलिंग बढ़ने से पेंशनर की पेंशन अपने आप नहीं बढ़ेगी। अब सर्विस पीरियड की भूमिका समझते हैं। जितनी लंबी सर्विस होती है पेंशन उतना ही बेहतर होता है। यानी जितनी लंबी क्वालिफाइंग सर्विस होगी पेंशन कैलकुलेशन उतना ही बेहतर हो सकता है। जैसे 10 ईयर पर न्यूनतम पात्रता का महत्वपूर्ण थ्रेशोल्ड होता है। 10 से 35 ईयर्स सर्विस पीरियड बढ़ने पर पेंशन बढ़ती है। 35 ईयर्स पे कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण अपर बेंचमार्क है। इसीलिए केवल सैलरी नहीं बल्कि सर्विस पीरियड भी महत्व उतना ही इम्पोर्टेंट है। कर्मचारियों को क्या फायदा हो सकता है? अब बात करें अगर एम्प्लॉयज को संभावित फायदे की, तो अगर सीलिंग बढ़ती है तो एलिजिबल वर्कर्स को हायर पेंशन, बॉर्डर सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट इनकम मजबूत होगी। यानी स्ट्रॉन्गर रिटायरमेंट इनकम। और विशेष रूप से 15,000 से 25,000 वेज ब्रैकेट के वर्कर को विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर एम्प्लॉय की टेक होम सैलरी पर भी असर पड़ सकता है। यानी आज थोड़ी कम डिस्पोजेबल इनकम और भविष्य में बेहतर रिटायरमेंट सिक्योरिटी के बीच बैलेंस को बनाना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। क्या पुराने पेंशनर की पेंशन भी ऑटोमेटिकली 12,500 हो जाएगी? तो नहीं। एग्जिस्टिंग पेंशनर को ऑटोमेटिक 12,500 नहीं मिलेगा। उन्हें बेनिफिट देने के लिए अलग पॉलिसी डिसीजन, लीगल फ्रेमवर्क, कंट्रीब्यूशन रूल में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए प्रपोज सेलिंग और एग्जिस्टिंग पेंशनर का इशू अलग अलग समझना जरूरी है। इस रिफॉर्म्स के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशल सिक्योरिटी का विस्तार, यानी सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। यानी कवरेज, सेविंग, पेंशन और सिक्योरिटी। अधिक फॉर्मल वर्कर को अधिक सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाना, बेहतर रिटायरमेंट प्रोटेक्शन देना, बुढ़ापे में इनकम सिक्योरिटी मजबूत करना और लेबर फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देना। सरकार के ईपीएस फ्रेमवर्क में पेंशन प्रोविजन और टाइमली डिस्पर्सल प्रमुख आउटकम है। मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन में अंतर को समझते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है। 12,000 प्रपोज्ड मैक्सिमम टाइप कैलकुलेशन है। यानी 12,500 को मिनिमम पेंशन समझना गलत होगा। ये प्रपोज्ड मैक्सिमम टाइप कैलकुलेशन है। वहीं मिनिमम कैलकुलेशन की बात करें यानी मिनिमम ईपीएस पेंशन की बात करें तो ये एक अलग मुद्दा है। जैसे कि 1000 मिनिमम पेंशन को 7,500 करने की मांग पर सरकार ने अभी भी वृद्धि स्वीकार नहीं की है। इसीलिए हमें मिनिमम पेंशन और प्रपोज्ड हायर पेंशन दोनों को अलग अलग रखना होगा।
ईपीएस का बड़ा सवाल क्या है, तो आज अब असली पॉलिसी चेंज चैलेंजेस सामने आता है कि सोशल सिक्योरिटी वर्सेस फिशर सस्टेनेबिलिटी। सेलिंग बढ़ने से वर्कर्स की हायर वर्कर्स को हायर बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरे तरफ ईपीएफओ और सरकार पर फाइनेंशियली बर्डन बढ़ भी सकता है। इसीलिए पेंशन रिफॉर्म में केवल बेनिफिट बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। हमें यह देखना होगा कि सिस्टम लंबे समय तक फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहे। चैलेंजेस क्या आते हैं, तो अब चैलेंजेस को समझते हैं। पहली चुनौती ये है कि ईपीएफ फंड पर अतिरिक्त भार बन सकता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ सकती है। गवर्नमेंट लायबिलिटी बढ़ सकती है। एक्चुरियल सस्टेनेबिलिटी पर सवाल, एग्जिस्टिंग पेंशनर को बेनिफिट कैसे मिले, यानी एग्जिस्टिंग पेंशनर को बेनिफिट कैसे दिया जाए। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके ही कोई बड़ा पेंशन रिफॉर्म सस्टेनेबल हो सकता है। अगर हम इसको यूपीएससी के एंगल से देखें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। समाधान क्या हो सकता है, तो रिफॉर्म के साथ चार चीजें जरूरी हैं, जैसे कि सस्टेनेबल पेंशन फंड, ट्रांसपेरेंट कंट्रीब्यूशन रूल्स, बेटर कवरेज, टाइमली पेंशन डिलीवरी। इसका लक्ष्य सिर्फ पेंशन बढ़ाना नहीं बल्कि टिकाऊ सोशल सिक्योरिटी बनाना होना चाहिए, यानी सस्टेनेबल सोशल सिक्योरिटी। कंक्लूजन यही निकल सकता है कि 15,000 से 25,000 की सीलिंग केवल संख्या नहीं है, यह भारत के लिए रिटायरमेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की कोशिश है। लेकिन रिफॉर्म तभी सफल होगा जब हायर पेंशन, वाइड कवरेज, फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी तीनों साथ चलें। रिटायरमेंट केवल नौकरी के खत्म होने का नाम नहीं है, यह गरिमा के साथ जीवन जीना का दूसरा चरण है। यानी किसी भी व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद जो जीवन मिलता है, यानी उसको उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का ये दूसरा चरण है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण पेंशन सिस्टम वही है जो आज के कर्मचारी को सुरक्षा दे, कल के पेंशनर को सम्मान दे और आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ भी रहे। धन्यवाद।